और अब खबर सुकमा से, जहां पर नक्सली कमांडर हिडमा के पूर्ववर्ती गांव में आजादी के बाद पहली बार दूरदर्शन की आवाज गूंजी। बंजमा, मंडंग और नुप्पो हिडमा के घर में ग्रामीणों ने देश दुनिया की खबरें देखी। आपको बता दें कि नियत निल्ला नार के तहत गांव के कई घरों में टीवी लगाई गई है और इस बदलाव से नक्सलगढ़ में नई उम्मीद की किरण बंधी है। और ये देखिए, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब नक्सलगढ़ पूर्ववर्ती गांव में दूरदर्शन की आवाज गूंजी और यहां पर जो बच्चे हैं उन्होंने टीवी पर न्यूज समाचार भी देखा और इस समाचार को पहली बार इन बच्चों ने देखा है। हिडमा के गांव में लोगों ने दूरदर्शन देखा। खबर बीजापुर से, उनका जुलूस भी निकाला था। अपराध करना पाप है, कानून हमारा बाप है। कानून हमारा बाप है। अपराध करना पाप है, कानून हमारा बाप है। अपराध करना पाप है, कानून हमारा बाप है। अपराध करना। और अब बात करेंगे शराब घोटाले और महादेव सट्टा केस की। शराब घोटाले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोनों को अभी जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाला मामले में इनके वकील ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें लोअर कोर्ट में जाने की सलाह दी, जिसके बाद अब लोअर कोर्ट से भी इनकी जमानत खारिज हो गई है। अब बचाव पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। वहीं शराब घोटाले में 3 शराब डिस्टिलरी और आरोपी बनाए जाने की आवेदन याचिका ईडी के स्पेशल कोर्ट ने मंजूर कर ली है। ईडी ने इसको लेकर कोर्ट में जवाब पेश किया, जिसके बाद अब इस मामले की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं महादेव सट्टा केस में गिरफ्तार आरोपी गौरव केडिया को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने इसको 20 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा था। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेश भर की सभी मस्जिदों के लिए नया फरमान जारी किया है, जिसके चलते हर मस्जिद को अपना बैंक अकाउंट खोलना होगा। तमाम मुतवल्लियों द्वारा मस्जिद में आने वाले पैसों का हिसाब न देने के चलते छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने यह फैसला लिया है। साथ ही वक्फ बोर्ड एक पोर्टल लॉन्च करेगा, जिससे वक्फ की प्रॉपर्टी को पारदर्शिता मिलेगी। साथ ही मुतवल्लियों की अपनी तकरीर की जानकारी भी इसी पोर्टल पर देनी होगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अपनी और सरकार के बीच पारदर्शिता लाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च कर रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी इस मॉडल को लागू करने का प्लान कर रहे हैं। एक छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड एक पोर्टल बना रहा है। पोर्टल के माध्यम से हमारी जितनी समस्त संपत्ति है ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन के बाद जो भी सामान्य नागरिक देखना चाहे कि वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ पर है, कितने किराएदार है, कितने किराएदार रहने के बाद उनका किराया क्या है, वो सबको जग जाहिर होना चाहिए। क्योंकि शासन की प्रॉपर्टी शासन के और जनता को मालूम होना चाहिए। पारदर्शिता लाने का काम छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड कर रहा है और इसकी प्रक्रिया प्रारंभ है। इस जो भी उनको तकरीर मुतवल्ली को देना है, तो मुतवल्ली जो तकरीर हमें देगा वो वॉइस के मैसेज से भी दे सकता है, वो टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट हो जाएंगी और अनेक पारदर्शिता लाने के लिए कार्य चालू है। तो कोई राजनीति है नहीं या राजनीति का अखाड़ा नहीं जो मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह असंभव है, ये हो ही नहीं सकता और हम इसकी पुरजोर मुखालफत करेंगे। जी, छोटी मस्जिद और मदरसों को भी इस बोर्ड में पूछा जाए तो वक्फ बोर्ड जो है काम का है, वरना हम इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। हम सरकार के कामकाज पर सरकार के जो अंग है वक्फ बोर्ड, उसको ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो निगरानी की बात कर रहे हैं। पारदर्शिता तो होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक राजनीति करने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड का बहुत अच्छा फैसला है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। विष्णुदेव जी सरकार का जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य हो रहा है, उसकी परिप्रेक्ष्य में जो आज वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। वक्फ की जो संपत्तियों में जो कब्जा करके बैठे थे वो भी सब सामने आ जाएगा। वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं ये भी सबके सामने। और अब बात करेंगे सरकार के 1 साल की।
सरकार के 1 साल पूरा होने पर सीएम विष्णुदेव साय ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन का जिक्र किया और कहा कि 1 साल में नक्सल इलाके में 37 से ज्यादा सुरक्षा बलों ने कैंप बनाए हैं, तो वहीं 1 साल में अब तक 213 नक्सलियों को ढेर किया गया है। उन्होंने नई उद्योग नीति का जिक्र किया और कहा कि नई उद्योग नीति में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी, आज 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। 6,530 करोड़ रुपया उनके खातों में महतारी बंधन योजना में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है कि उनके विकास में किसी तरह भी संसाधन बाधक नहीं बने। सरकार की योजनाएं तो उन तक पहुंचती ही हैं। इसके लिए जो भी प्राधिकरण का गठन हुआ है उसको और मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और नक्सलवाद के साथ भी जिस तरह से हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, आज पूरे देश को मालूम है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। अभी 1 साल के अंदर 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में। खबर धमतरी से, जहां सरकार पर भूपेश बघेल का निशाना। साय सरकार के 1 साल पूरा होने पर निशाना साधा गया। सरकार ने 1 साल में बंद की गई योजनाएं, सरकार की गलत नीति से टमाटर महंगा हुआ है, किसान परेशान हैं, धान नहीं बेच पा रहे हैं। बड़ी खबर धमतरी से। कोई उपलब्धि है ही नहीं है। पहले हमारी सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं थी, चाहे राजीव मितान क्लब हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गौठान योजना हो, चाहे राजीव मितान क्लब हो, वो सबको बंद कर दिया गया, जो आर्थिक रूप से। रायपुर महापौर के लिए कांग्रेस में अभी से खींचतान के संकेत मिलने लगे हैं। महापौर के लिए आरक्षण से पहले ही कांग्रेस में दावेदार सामने आने लगे हैं। वर्तमान महापौर एजाज ढेबर के साथ ही पूर्व मेयर प्रमोद दुबे और एमआईसी सदस्य श्री कुमार मेनन ने भी ताल ठोकने की बात कही। तीनों ने दावा किया है कि वे मजबूत दावेदार हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस में मेयर की दावेदारी के लिए खींचतान की सियासी संदेश भी दे रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर मैं तो इस शहर में 3 बार पार्षद रहा, सभापति रहा, महापौर इलेक्टेड महापौर रहा, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले महापौरों में से था। और हमने यहाँ रायपुर शहर में काम किया। उन कामों को जनता आज भी अपने आंखों से देख करके स्वाभाविक तौर पर मैं तो दावेदार हूँ। और पार्टी अवसर देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे। हाँ 100% कसौटी में जरूर उतरेंगे, ऐसा विश्वास है। देखिए, बहुत जल्दी है बोलना, जब तक सामान्य ना हो ये बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी कि मेरी भी दावेदारी रहेगी। लेकिन ये पार्टी के आदेश के ऊपर रहेगा। पार्टी जैसा चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको हम लोग मदद करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी को अगर लगेगा कि मैं इस लायक हूँ, तो पूरी लड़ाई को दमदारी के साथ लड़ेंगे। संगठन डिसाइड करेगा। संगठन अगर मुझे बोलेगा तो मैं भी चुनाव लड़ लूंगा। और सबसे बड़ा स्वाभाविक है, अभी वर्तमान में महापौर हूँ तो फिर महापौर की टिकट मांगूंगा, क्यों नहीं मांगूंगा। अब पहली बात, इस बात की उनको जानकारी होना चाहिए कि सब चीज के लिए आरक्षण निकलता है। आरक्षण अगर सामान्य निकलेगा तो स्वाभाविक है दावेदारी प्रस्तुत रहे, दावेदारी हमारी रहेगी, दावेदारी करेंगे।